और फटाफट खबरों के बाद अब बात शुभ समाचारों की कर लेते हैं। पहला शुभ समाचार आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। UIDAI जल्द ही अस्पतालों में नवजात शिशुओं को आधार कार्ड देने की तैयारी कर रहा है। कितनी महत्वपूर्ण है ये पहल और कैसे इस पहल से माता पिता की मुश्किलें हो जाएंगी, बहुत आसान। आगे इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। बात इसरो की भी करेंगे, जिसने हाल के सालों में अपनी पहचान किफायती और सुरक्षित लॉन्चिंग के लिए बनाई है। 124 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो ने अब 4 देशों से 6 बड़े समझौते किए हैं। क्या है ये समझौते और समझौतों से कैसे इसरो को मिलने वाली है नई पहचान, इस पर भी विस्तार से होगी बात। साथ ही साथ शुभ समाचारों में बात काकोरी कांड के उन नायकों की भी हम आज करने जा रहे हैं जिनकी शहादत आज भी देश के जहन में ताज़ा है। आपको बताएंगे क्या है काकोरी में देश के नायकों के बलिदान को याद करने की तैयारी और 19 दिसंबर को खास बनाने के लिए क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल, इस पर हम तमाम चर्चा करेंगे। बुलेटिन में बात यूपी को मिलने वाली सौगात की भी होगी, जिसकी बुनियाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। यूपी को गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने जा रहा है। क्या है यूपी के इस नए एक्सप्रेसवे का प्लान और कैसे इस एक्सप्रेसवे से बदलने वाली है तमाम जिलों की तस्वीर, बताएंगे आपको। साथ ही साथ बुलेटिन में बात किफायती सफर की शुभ घड़ी की भी करने जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे उस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की पहली झलक जो सड़कों पर उतरने को तैयार है। क्या है सस्ते सफर के इस नए हम सफर की खूबी, इस पर आगे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का शुभ सिलसिला। तो चलिए खूबसूरत सफ़र की हम शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें अब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती चली जा रही है। इसी में से एक है आधार कार्ड। मुझे लगता है कि हम सभी के पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड आज ना केवल हमारी ज़रूरत है बल्कि हमारी खुशियों और हमारी ज़रूरत की बुनियाद भी बन चुका है। आधार से आज मोबाइल नंबर से लेकर आपका बैंक अकाउंट तक लिंक किया गया है। आधार के ज़रिए आज लोगों तक सब्सिडी भी पहुँच रही है, तो वहीं सरकारी योजना का फ़ायदा भी आधार कार्ड के ज़रिए आप तक पहुंच रहा है। अब यही आधार कार्ड नवजात बच्चों तक भी पहुंच चुका है। जी हां, शुभ समाचार में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। अब अस्पताल में ही नामकरण संस्कार के साथ आधार संस्कार भी होगा, यानी बच्चे के जन्म के साथ ही उसका आधार कार्ड भी बनकर तैयार हो जाएगा। क्या है ये पहल और इस पहल से क्या फायदा होने वाला है, चलिए आपको दिखाते हैं। इलाज कराना है तो आधार, सरकारी नौकरी चाहिए तो आधार, दाखिला लेना है तो आधार, राशन लेना है तो भी आधार, लोन लेना है तो आधार। यानी समझ लीजिए कि आधार ही जिंदगी की गाड़ी को आसानी से खींचने का आधार है। और अब यही जन्म लेते ही नवजात बच्चे का बनेगा आधार। आधार कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी UIDAI जल्द ही एक मुहिम चलाने वाली है, जिसके जरिए नवजात बच्चों को आधार कार्ड दिया जाएगा। वही प्रयास कर रहे हैं हम। इनफैक्ट डिस्कशन है जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स होते हैं उनके साथ हम कैसे टाई अप कर सकें कि जब जन्म होता है हॉस्पिटल में उसी समय हम आधार कार्ड भी दे सकें। 5 साल के जो शिशु होते हैं, अब तक 5 साल के, उनका हम बायोमेट्रिक नहीं लेते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते हैं, उनकी केवल फोटोग्राफ लेते हैं। लेकिन एक पेरेंट की, फादर या मदर का आधार कार्ड लिंक करके रखते हैं और 5 साल के बाद फिर हम उनके बायोमेट्रिक्स लेते हैं। इस आधार के बड़े फायदे हैं। बात अगर बच्चों की हो तो स्कूली दाखिले के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले अभिभावकों को बच्चे के जन्म के बाद आधार के लिए पसीना बहाना पड़ता था। मगर अब जिस हॉस्पिटल में उनका बच्चा जन्म लेगा उस अस्पताल में ही बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा, वो भी बिना कहीं भाग दौड़ के। बच्चों के जन्म लेते ही उनका आधार कार्ड होगा। हॉस्पिटल में ही बच्चों की तस्वीर खींचकर आधार तैयार होगा। बाल आधार कार्ड पैदा होने से लेकर 5 साल की उम्र तक बनाया जा सकेगा। इसके लिए माता या पिता में से किसी एक का आधार नंबर और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। बाल आधार के लिए बायोमेट्रिक्स डिटेल की जरूरत नहीं होगी। बच्चे की उम्र 5 साल होने के बाद इसे अपडेट कराना जरूरी होगा। UIDAI की कोशिश यही है कि देश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी इस मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, बच्चों के जन्म लेते ही उनकी पहचान बन जाए। UIDAI ने एक चाइल्ड एनरोलमेंट ऐप बनाया है, जिसके सहारे नवजात शिशुओं का नामांकन किया जाएगा। बर्थ रजिस्ट्रार से मिलकर रणनीति बनाई जाएगी। कोशिश है हमारी
हमारा एक चाइल्ड एनरोलमेंट सिस्टम है, चाइल्ड एनरोलमेंट ऐप है जो सिंपल है, जो हम प्रति हॉस्पिटल और जहाँ पे भी बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है उसके साथ लिंकेज कैसे कर सकें उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बच्चों का आधार कार्ड अब भी बनता है, लेकिन उन्हें भी वैसा ही कार्ड दिया जाता है जैसा बड़ों को। आधार अथॉरिटी को उम्मीद है कि बच्चों के लिए खास आधार कार्ड से शुरू से ही इसके जरिए जागरूकता आएगी और बाद में आधार बनवाने में भागम दौड़ से बचा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आधार कार्ड हमारी आपकी जिंदगी का आधार कैसे साबित हुआ है ये आपने देख लिया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये कार्ड आज के दिन हर किसी की जरूरत क्यों बन गया है। देखिए, दरअसल देश में पहले आधार कार्ड की बात करें तो उसका नंबर जो है साल 2010 में जनरेट हुआ था। एक तरह से कहें तो साल 2010 में देश में पहला आधार कार्ड बना। आज आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट और जनधन खाता और एलपीजी सब्सिडी की पहली शर्त बन चुका है, यानी बहुत मैंडेटरी हो चुका है। चाहे वो ट्रेन टिकट में छूट का मामला हो या फिर डिजिटल लॉकर की जरूरत, आपको आधार नंबर की जरूरत पड़ने लगी है। जो आपकी प्रोविडेंट फंड के लिए भी आज आपका जो आधार कार्ड है वो सबसे पहली और बड़ी शर्त मानी जाती है। आज की तारीख में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन भी आधार कार्ड नंबर के बिना आसान नहीं है। छात्रों की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप हो या फिर सिम कार्ड खरीदने की जरूरत, आपका आधार नंबर बहुत जरूरी है। आयकर रिटर्न में भी आपके आधार कार्ड पर दर्ज नंबर की जरूरत हमेशा आपको पड़ती रहेगी। और तो और बैंक जो सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी भी है वो आज आधार से संभव हो सका। आधार को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने में अब आगे काम किया जा रहा है। इसे लिंक करने के मसौदे यानी कि ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। दोनों कार्ड्स के लिंक होने से फायदा ये होगा कि चुनाव में फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप दोनों कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड लिंक करवाना चाहते हैं या फिर नहीं। सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है, चलिए आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। एक बड़ा तबका है जो रोजगार के लिए अपने शहर या गांव से दूर किसी दूसरी जगह रहता है। जहां रहता है वहां की मतदाता सूची में उसका नाम है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड है। लेकिन जिस शहर या गांव से वो आया है वहां के पते पर भी उसके पास एक वोटर आईडी कार्ड है, यानी एक आदमी के दो वोटर आईडी कार्ड। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जानबूझकर अलग अलग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रखा है। इसकी वजह से चुनाव में फर्जी वोटिंग के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। वोटिंग में ऐसी धांधली न हो, इसके लिए चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड के आधार से लिंक करना चाहता है और उसकी सिफारिश पर सरकार ने इससे जुड़े ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक वोटर आईडी कार्ड अब आधार से लिंक होगा। इसके बाद एक वोटर का नाम एक ही जगह वोटर लिस्ट में हो सकेगा, यानी एक शख्स केवल एक जगह ही अपना वोट दे पाएगा। हालांकि दोनों कार्ड को लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा, यानी स्वैच्छिक होगा। आप देखिए, कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में बनवा रखा है। कुछ लोग नोएडा में रहते थे, दिल्ली में बनवा रखा है। तो जिस दिन हमारे यहाँ चुनाव उत्तर प्रदेश में होते थे तो वो वहाँ वोट डालते थे, उसके बाद दिल्ली में आके डालते थे। इस तरह की फर्जी वोट तो पहले भी रोके गए हैं, चूँकि हमारी डिजिटल सिस्टम आ गया था। लेकिन अब इससे ज़्यादा बिल्कुल निष्पक्ष हो जाएगा। वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की कवायद आज की नहीं है। साल 2015 में निर्वाचन आयोग ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएस, एलपीजी और कैरोसिन के वितरण में आधार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आधार पर शुरू हुई बहस के बीच निर्वाचन आयोग ने अपना आइडिया स्थगित कर दिया था। बताया जा रहा है कि उस दौरान 40 करोड़ वोटर कार्ड को आधार से लिंक कर लिया गया था। उस वक्त प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन अगस्त 2019 में चुनाव आयोग ने फिर से कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, जिसमें जन प्रतिनिधित्व कानून और आधार अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा। दलील दी कि आधार को जोड़ने से वोटर कार्ड के फर्जीवाड़े से बचा जा सकता है। अब फर्जी मतदाताओं की समस्या से निजात मिल सकती है। इसमें जहाँ तक सवाल है कि निजता का सवाल भी आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसमें प्रावधान किया जाएगा कि इसमें निजता का कोई बात ना, और स्वेच्छा की बात है। इसको जोड़ने से स्वेच्छा माना गया है कि इसको आदमी स्वेच्छा से जोड़ेगा, क्योंकि उसमें पारदर्शिता लानी है। जिस
ड्राफ्ट बिल को मंजूरी मिली है उसके तहत कुछ और अहम बदलाव किए गए हैं। अभी तक हर साल की 1 जनवरी को नए मतदाता का नाम सूची में जुड़ता है। अब साल की 4 तारीखों यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल का मतदाता अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग किसी भी परिषद को चुनाव से जुड़े किसी भी जरूरत के लिए अधिग्रहण कर सकेगा। चुनाव सुधार से जुड़े बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि सरकार की कोशिश इसे मौजूदा संसद सत्र में पास करवाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 19 दिसंबर को काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों की 94वीं पुण्यतिथि है। आज से लखनऊ में 3 दिन चलने वाले बलिदान दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। काकोरी के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके साथ ही लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। आइए देखते हैं। 9 अगस्त 1925 सिर्फ एक तारीख नहीं, इतिहास के सबसे रोशन दस्तावेजों पर वीरता का हस्ताक्षर है। उस रात उत्तर प्रदेश के काकोरी में जो कुछ हुआ उसने अंग्रेजों की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। काकोरी की वो घटना राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाली साबित हुई। इस घटना में शामिल वीर क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते सर्वोच्च बलिदान दिया। 19 दिसंबर 1927 को सभी स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया था। अब उनकी याद में यूपी सरकार शहीद दिवस आयोजित करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज से 19 दिसंबर तक काकोरी के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाएगा। यूपी सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की 94वीं पुण्यतिथि मनाएगी। इस दौरान प्रदेश भर में कई सांस्कृतिक और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। काकोरी में शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल काकोरी के 5 नायकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश के 75 चित्रकार 75 मीटर लंबे कैनवस पर अपनी रंग और कूची से आजादी की शौर्य गाथा चित्रित करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। 19 दिसंबर को 1090 चौराहों से सुबह हाफ मैराथन होगी। 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह सहित 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। खजाना लूटने में तो क्रांतिकारी सफल हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें खोज निकाला। चंद्रशेखर आजाद तो पुलिस के हाथ नहीं आए। बाकी कुछ क्रांतिकारियों को 4 साल की कैद और कुछ को काला पानी की सजा सुनाई गई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। घटना के करीब 2 साल बाद 19 दिसंबर 1927 को इन वीर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। आज मौका वीरों के सम्मान का है। वतन की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को वो कर दिखाया जिसकी कल्पना अंग्रेजी हुकूमत ने कभी नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चुनावी समर है और इस समर में इस वक्त यूपी पर सौगातों की बारिश हो रही है। पिछले कुछ सालों में यूपी को एक्सप्रेसवे के कई तोहफे मिल चुके हैं और अब यूपी वालों के लिए खुश होने का एक और मौका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात के बाद अब एक और एक्सप्रेसवे का गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को देने वाले हैं। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री यूपी के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार थम न जाए, उत्तर प्रदेश की तरक्की की गाड़ी का पहिया रुक न पाए, इसके लिए पूरे प्रदेश में सड़कों और हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब बारी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे।
मेरठ से प्रयागराज तक का ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को आपस में जोड़ेगा। 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी में एयरफोर्स के विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव शामिल है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अब तक 94% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की लागत 36,200 करोड़ रुपए से अधिक होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मेरठ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक जोड़ने के लिए जिस एक नए एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है वह है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है। एक साथ 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में मेरठ बुलंदशहर रोड पर बिजौली गांव से शुरू होगा। इसके बाद हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को आपस में जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यूपी के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पहुंचने में आसानी होगी और समय की बचत होगी। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी घटकर के 5 से 6 घंटों में सिमट जाएगी। लखनऊ से मेरठ मात्र 5 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है और प्रयागराज से मेरठ या मेरठ से प्रयागराज की दूरी को भी 6.5 घंटे के अंदर पूरा करने में मदद मिल जाएगी। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने वाला गंगा एक्सप्रेसवे सीधे एनसीआर से जुड़ेगा। सरकार का दावा है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसरो ने देश को एक शुभ समाचार और दे दिया है। गुड न्यूज ये है कि इसरो ने 4 देशों के साथ 6 समझौते किए हैं, जिसके तहत विदेशी सैटेलाइट्स को इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके बदले इसरो को 1140 करोड़ रुपए की कमाई होगी। देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसका दबदबा पूरी दुनिया मानती है, सीमित संसाधनों में बेहतर प्रदर्शन के लिए मशहूर है और एक बार फिर इसरो इतिहास रचने के लिए बेताब है। ISRO has firmed up their date of launch. इस बार इसरो ने 4 देशों के साथ 6 समझौते किए हैं, जिसके तहत इसरो विदेशी सैटेलाइट्स को अपने PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। भारत के लिए ये समझौता फायदे का सौदा है। 4 देशों से हुआ ये समझौता 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसरो की नई व्यवसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने सारे समझौते किए हैं, जिसके तहत 2021 से लेकर 2023 के बीच इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग होगी। अब तक इसरो की झोली में कई कामयाबी आ चुकी है। पूरी दुनिया इसरो को सबसे सस्ते लॉन्चिंग सिस्टम के लिए जानती है। यही वजह है कि साल 1999 से लेकर अब तक 34 देशों के 342 विदेशी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में इसरो ने लॉन्च किए हैं। पिछले 3 सालों में इसरो ने बेहतरीन कमाई की है। 2019 से लेकर 2021 के बीच 10 मिलियन यूरो यानी 86 करोड़ 48 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई की है। इसरो ने जितने भी विदेशी सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाया है, उसमें ज्यादातर अर्थ ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक शोध और तकनीक प्रदर्शन के लिए थे। इसरो के संपर्क में दुनिया भर के देश हैं, जिनकी कोशिश होती है कि वो भी इसरो की तरह सस्ते में अंतरिक्ष में पहुंच सके, लेकिन उनके पास इसरो के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है और ये भारत के लिए शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात सफर के उस किफायती हम सफर की जो न केवल आपको पेट्रोल के टेंशन से मुक्त कराएगा, बल्कि इससे आपकी और हमारी जेब भी सेहतमंद होने जा रही है। दरअसल सरकार की पहल के बाद देश में तमाम बड़ी कंपनीज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही हैं। इसका असर अब दिखने भी लगा है। इसी कड़ी में
ईवी इंडिया ने सोल मॉडल लॉन्च किया है, जिसे नए साल में सड़क पर भी उतार दिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ते क्रेज के बीच टू व्हीलर सेगमेंट में एक नए मॉडल की एंट्री हो गई है। इस मॉडल का नाम है सोल, जिसे ईवी इंडिया ने लॉन्च किया है। पेट्रोल के आसमान छूती कीमतों से न सिर्फ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सोल राहत देगा, बल्कि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्कूटर इको फ्रेंडली होने के साथ साथ स्टाइलिश भी है। खास बात यह है कि कीमत 1.5 लाख के करीब होने के बावजूद ये स्कूटर कस्टमर फ्रेंडली है, यानी कि आम आदमी के बजट में है। जो हमारा सरकार का जो इंसेंटिव स्कीम है उसको हम फेम कहते हैं, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स। उसमें के टू व्हीलर स्ट्रीम में, ये टू व्हीलर है, टू व्हीलर स्ट्रीम में हम प्रति किलोवाट आवर पर 15,000 रुपए की सब्सिडी देते हैं। एक तो ये है, प्लस राज्य सरकारें जो हैं वो इसके ऊपर और भी सब्सिडी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि गुजरात लेते हैं, या लगभग सारे ही राज्य जो हैं वो 5,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक और भी वो सब्सिडी देते हैं। इस प्रकार दोनों तरह के इंसेंटिव मिलकर के यह जो है ये कम्प्लीटली अफोर्डेबल रेंज में आता है। कार के फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इस हाई स्पीड स्कूटर में कई नए फीचर्स को जोड़ा गया है, जो इस स्कूटर को न सिर्फ स्ट्रॉन्ग बल्कि स्टाइलिश बनाते हैं। इस ई स्कूटर को एक बार फुल चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। ये स्कूटर 3 से 4 घंटे में 100% तक चार्ज किया जा सकता है। स्कूटर के अंदर लियोन बैटरी है। शानदार बैटरी, जीपीएस, रिमोट मोड, फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं। स्कूटर में एंटी थेफ्ट लॉक सिस्टम लगाया गया है। बिना चाबी के भी स्कूटर को फोन से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम भी है। गाड़ी अभी पार्किंग मोड में रखा गया है, तो आप देखेंगे गाड़ी नहीं चलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें आपको पता नहीं चलता है गाड़ी स्टार्ट है कि ऑफ है। तो इसको अभी हमने पार्किंग मोड से हटा दिया। तो ये पार्किंग मोड है? ये पार्किंग मोड है। अभी आप देखेंगे चक्का घूम रहा है। ये पार्किंग मोड से हटाने के बाद में फिर ये ऑन होगा? फिर ऑन होता है। फिर इसमें 3 मोड्स हैं जिससे आप गाड़ी का स्पीड और रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप ओडोमीटर रीडिंग, टाइम, टेम्परेचर भी देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर्स भी हैं कि आप चाहें तो गाना भी सुन सकते हैं। प्लस इसमें रिवर्स मोड भी है कि आप गाड़ी को कहीं डाउन हिल में है, अप हिल में है, आपको रिवर्स लेके जाने में दिक्कत हो रहा है तो आप यू कैन इलेक्ट्रिकली असिस्ट। अदर देन दैट ये गाड़ी को आप चाबी से भी पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। खास बात ये भी है कि एक बार चार्ज कराने पर इससे 100 किलोमीटर की दूरी बेहिचक तय की जा सकती है। और अगर रास्ते में आपको चार्ज करने की जरूरत पड़े भी तो कोई टेंशन नहीं, कहीं भी कभी भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं, और वो भी बजट में। टू व्हीलर का सवाल है, इसमें चार्जिंग बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि आप मोबाइल की तरह इसको चार्ज कर सकते हैं, आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। तो आप यदि घर पर आप इसको रखते हैं, रात भर आपने इसको चार्ज कर लिया तो 100 किलोमीटर के लिए आप निश्चिंत हो गए। दिन में आप जहां भी गए, आप शॉपिंग मॉल में गए, ऑफिस में गए, कॉलेज में गए, हॉस्पिटल गए, पोस्ट ऑफिस गए, जहां भी गए वहां फिर आपने उसको चार्ज पे लगा दिया तो टॉप अप उसका होता रहेगा। सोल स्कूटर फिलहाल 2 रंगों में मौजूद है, लाल सफेद और ग्रे काला। फिलहाल स्कूटर की कीमत ऑन रोड 1,39,000 रुपए रखी गई है। नए साल से सोल स्कूटर सड़कों पर रफ्तार भरना शुरू कर देगा। ये गाड़ी जो है आप एक बार चार्ज करिए और 120 किलोमीटर तक आप इससे घूम सकते हैं, साथ ही प्रदूषण आपका नहीं होगा, तो ये इसलिए खास बन जाती है। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ श्रुतिका, दिल्ली। और चलिए आपको लखनऊ के संगीत मेले में लेकर चलते हैं, जहां देश भर से आए लोक कलाकारों की महफिल सजी है। लखनऊ की नजाकत के बीच यहां महाराष्ट्र और राजस्थान के पारंपरिक गीत और नृत्य का संगम हो रहा है। देखिए। तबले की थाप
घुंघरू की खनक, भाव भंगिमाओं में पिरोए लोक नृत्य के साथ संगीत का मिलन हो रहा है। थिरकने पर मजबूर करती ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ में मनाई जा रही देशज कार्यक्रम की हैं। तबले की रिदम पर पांव थिरक रहे हैं जो किसी को भी झूमने पर मजबूर कर देंगी। मंच के सामने बैठे मेहमान भाव विभोर हो रहे हैं। संगीत का जादू छा चुका है जो यहाँ बैठे दर्शकों के मन मस्तिष्क में घुल चुका है। लखनऊ अपनी नज़ाकत के लिए जाना जाता है और आज लखनऊ में महाराष्ट्र और राजस्थान की पारंपरिक लोक संगीत का जादू छाया हुआ है। मशहूर लावनी कलाकार रेशमा ने अपने थिरकते पांव का ऐसा जादू बिखेरा कि लखनऊ की शाम संगीतमय हो गई। मंच पर अद्भुत नृत्य और संगीत का जादू बिखेरने वाले कलाकार ये साबित कर रहे हैं कि लोक कलाओं में हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति बसती है। तीन दिन के इस कार्यक्रम में कई राज्यों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं जो अपने राज्य के पारंपरिक लोकगीत और नृत्य पेश कर रहे हैं। देश और दुनिया भर में लोक गायकी का जादू बिखेरने वाली मालिनी अवस्थी भी इस उत्सव में शामिल हुई और मंच पर चढ़कर राजस्थान के मशहूर लोक गायकों का उत्साह बढ़ाया। लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनी सोन चिरैया संस्था के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसी खुशी में 3 दिवसीय लोक उत्सव का आयोजन किया गया जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर को हुई और 18 दिसंबर को इस संगीत मेले का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड के चमोली जिले में पारा -8 डिग्री तक पहुंच गया है। हालात ये हैं कि पहाड़ों से गिरने वाले झरने का पानी भी जम चुका है। चमोली की तस्वीरें बर्फीले मौसम में पहाड़ घूमने वालों को आकर्षित कर रही हैं। पहाड़ से गिरता हुआ झरना जम चुका है। पानी की एक एक बूंद बर्फ बन चुकी है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं। यहाँ की नीति घाटी में पारा लुढ़ककर -8 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिसंबर की सर्द सुबह में पहाड़ों पर सूरज की रोशनी चमक रही है, लेकिन ठंड कितनी भयंकर है इसका अंदाजा आप इस जमे हुए झरने से लगा सकते हैं। प्रकृति की खूबसूरत गोद में बसे मलारी गांव की हर घर की छत बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। जोशीमठ से 66 किलोमीटर दूर मलारी गांव की ये तस्वीरें उन पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं जिन्हें बर्फीले मौसम में पहाड़ों पर जाना पसंद है। कमल नयन सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। तो इन्हीं बर्फ की सुंदर तस्वीरों के बीच आपको लिए चलते हैं बर्फीली वादी की एक और सैर पर। यह बर्फीला संसार अमेरिका में बसा है। अमेरिका का मशहूर येलोस्टोन नेशनल पार्क इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की वादियां बर्फ की सफेद चादरों के से ढककर और भी खूबसूरत हो गई हैं। आप भी देखिए जमीन पर जन्नत का नजारा। बर्फ से लदे पेड़, सफेद चादर में ढकी वादियां और बेहद खूबसूरत नजारे। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क की रौनक इन सर्दियों में कुछ ऐसी नजर आ रही है। ये पार्क अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और आइडाहो राज्यों की सीमा पर मौजूद हैं।
बर्फीले मौसम ने इस पार्क की खूबसूरती में मानो 4 चांद लगा दिए हैं। येलोस्टोन पार्क की खूबसूरती जमीन पर कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। सर्दियों की आमद होते ही पूरा पार्क बर्फ की चादर से ढक जाता है। बर्फीली हवाएं और बर्फीली फिजाओं में ये पार्क जमीन पर जन्नत का एहसास देता है। मौसम बदलते ही पार्क की तस्वीर बदल जाती है और यही वजह है कि ये पार्क यहाँ रहने वाले बेजुबानों का सबसे पसंदीदा ठिकाना है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क को 1872 में बनाया गया था। इस पार्क की गिनती अमेरिका के पहले नेशनल पार्क में की जाती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कई पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है। 22 लाख एकड़ में फैले इस पार्क का रिश्ता अमेरिका की 11,000 साल पुरानी सभ्यता से है। यहाँ मौजूद नदियां, झील, घाटियां, झरने और पहाड़ इस पार्क को खास बनाते हैं। सर्दियों में बर्फ से ढके येलोस्टोन पार्क की पहचान यहाँ मौजूद गर्म पानी के फव्वारे से भी होती है। कहते हैं कि ये फव्वारा वक्त वक्त पर अपनी तासीर बदल देता है। फिलहाल तो बर्फ की सफेद चादरों में ढका ये पार्क किसी जन्नत सा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस की धूम इस वक्त पूरी दुनिया में है। त्योहार की तैयारियों में दुनिया के तमाम शहर इस वक्त जगमग है। शहर शहर सड़कों से लेकर घरों तक सज गए हैं। लोगों पर क्रिसमस का रंग देखते ही बन रहा है। लेकिन आज हम आपको क्रिसमस की वो पार्टी दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए, अब लंदन के एक जू में बंदरों की क्रिसमस पार्टी चल रही है और यहाँ पर कैसा रंग जमा है। बंदोबस्त किया गया था। क्रिसमस कैंडी के साथ स्कॉटिंग फ्रेमों को पाकर मानो पेड़ों पर रहने वाले इन प्यारे जानवरों की दुनिया गुलजार हो गई। रस्सियों पर इन्होंने जमकर उछल कूद की और फिर जी भरकर क्रिसमस पार्टी का आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो तमाम शानदार चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। Very productive day. Yes, it is. बहन से कभी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। मैंने एक बार 150 रुपए लिए थे, 3 बार वापस कर चुका हूँ, अब भी 250 रह रहे हैं। टाइम की बात है मेरे भाई, अभी 10 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद 11 बज जाएंगे। राम राम। हेलो Is it me you're looking for? चप्पल ढूंढ रहा हूँ। Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Maybe I am. Am I the villain? I don't think I'm the villain. देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल